Hello students, because of technical glitch the last lecture could not be completed, so we are going to begin from the same phase here in the buffer stock. तो वापस से डिस्कस करते हैं बफर स्टॉक के बारे में, थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं। पर पिछले लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी तो समझा दिया है, बट एक बार फिर से थोड़ा सा ब्रीफली और जल्दी से बफर स्टॉक को देखते हैं। तो इंडिया में बफर स्टॉक को क्यों मेंटेन करा जाता है? देखिए, ओनली राइस और वीट के लिए ही हम बफर स्टॉक रखते हैं। बफर स्टॉक होता क्या है? देखिए, ये तो अभी तक हमने बात करी कि फार्मर्स को गारंटी प्रोवाइड कर दी जाती है बाय द गवर्नमेंट कि आप इतने प्राइजेस पे हम आपसे प्रोड्यूस लेंगे ही लेंगे, आप से ग्रो करिए। इससे फार्मर को कॉन्फिडेंस मिलता है। अब गवर्नमेंट क्या करती है ना, कुछ जो स्टॉक होता है उसको खुद के पास इन द गोडाउन्स रख लेती है। क्यों रख लेती है? ताकि जब सही टाइम पे मार्केट में उसको रिलीज करना हो, मार्केट में वो जो सारा गुड्स है उनको अगर रिलीज करना हो तो वो कर सके, ठीक है। और अगर मार्केट में किसी भी कॉमोडिटी की प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाती है या बढ़ जाती है तो उसको फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए भी गवर्नमेंट अपने गोडाउन्स में बफर स्टॉक रखती है। इसका मेन एम ये होता है बफर स्टॉक का, एक तो सबसे पहले जो हमारे राशन की शॉप्स होती है, पीडीएस सिस्टम होती है जहाँ से पीपीएल फैमिली को लेस प्राइजेस पे फूड ग्रेन्स अवेलेबल होते हैं, उसके लिए भी ये बफर स्टॉक मेंटेन होता है। ये रिजर्व्स मेंटेन होते हैं कि जब उनको चाहिए तब उनको वो स्टॉक प्रोवाइडेड किया जाए। और साथ ही साथ जब भी कभी मार्केट में किसी भी कॉमोडिटी की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज होती है, इस फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए भी गवर्नमेंट इसके लिए रिजर्व्स मेंटेन रखती है इन द फॉर्म ऑफ बफर स्टॉक। फाइन, मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज ओपन मार्केट सेल स्कीम। ओपन मार्केट सेल स्कीम, 1 मिनट। Now we will see the open market sales scheme। अब ये क्या होता है? इसमें ना मार्केट में सिर्फ अगर देखिए वीट है, गवर्नमेंट ने बता दिया कि इतना वीट वो उससे परचेज करेंगे, उन्होंने अपने पास रख लिया इन द गोडाउन्स एज अ फॉर्म ऑफ बफर स्टॉक। इसका मेन एम ये है कि मार्केट में जो फूड ग्रेन्स है ना उनका कंटिन्यूस सप्लाई रहे, मार्केट में कभी भी डेफिशिएंसी या पैनिक क्रिएट ना हो कि ये फूड ग्रेन्स खत्म होने वाला है, हम जनरली से अपने घर में स्टॉक रख लेते हैं क्योंकि तो अगले 2 महीने में आएगा ही नहीं मार्केट में। ऐसा पैनिक सिचुएशन बचाने के लिए भी गवर्नमेंट रेगुलरली सप्लाई करता रहता है फ्रॉम इट्स बफर स्टॉक। एक और चीज़ है कि मार्केट में भी प्राइजेस को मॉडरेट लेवल पे रखना है, मीडियम लेवल पे रखना है, ना वो बहुत ज़्यादा हो ना वो बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है। इस करने के लिए भी गवर्नमेंट रखती है। और तीसरी चीज़, गवर्नमेंट कब ओपन मार्केट में अपने रिजर्व्स को सेल करती है? जब गवर्नमेंट को अपने गोडाउन्स की कैपेसिटी से ज़्यादा उनके पास स्टॉक आ जाता है। अब देखते हैं हम जनरली हर साल जब भी मानसून का टाइम आता है, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की जो गोडाउन्स होते हैं उसके बाहर जो वीट के बहुत बड़े बड़े जो स्टॉक होते हैं वो खराब हो रहे होते हैं, उन पे पानी गिर रहा होता है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास इतने सारे गोडाउन्स है ही नहीं कि उतना सारा स्टॉक रख सके। उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है? ओपन मार्केट में, मतलब मार्केट में जाके अपने जो गुड्स है, अपने जो रिजर्व्स है उसको जाके सेल करती रहती है ताकि उसको इतने गोडाउन्स में उनका जो स्टॉक है वो खराब भी ना हो और दूसरी चीज़ हम सही तरीके से काम कर सके, वो सही स्टॉक भी मेंटेन रखे जितना उनको रिक्वायर्ड है। अब देखिए, गवर्नमेंट हर साल अपना रिजर्व्स मेंटेन करती है, बफर स्टॉक मेंटेन रखती है। अब जैसे गवर्नमेंट ने 2019 में भी 100 क्विंटल का स्टॉक रखा, 2020 में भी गवर्नमेंट ने 100 क्विंटल का स्टॉक रखा। अब देखिए, अगर गवर्नमेंट ने सोचा है कि वो ओपन मार्केट में अपना गुड्स जाके सेल करेगी तो वो सबसे पहले ना पुराना वाला स्टॉक सेल करेगी। अभी 2020 वाला स्टॉक हो सकता है वो अगले साल सेल करे या उसके अगले साल सेल करे, पर सबसे पहले जो स्टॉक सेल होता है ना वो सबसे पुराना वाला होता है और उसको ही इन दोनों के जो स्टॉक होता है उनकी प्राइजेस में भी डिफरेंस होता है। 2019 वाला 50 रुपये में मिल जाएगा और 2020 वाला हो सकता है 70 रुपीज़ में भी मिल जाए, तो प्राइजेस में भी डिफरेंसेस आता है। और गवर्नमेंट हमेशा जो भी ओपन मार्केट में जाती है तो पहले पुराना वाला स्टॉक सेल करती है बिकॉज उसका खराब होने के चांसेस ज़्यादा है, तो जल्दी नियर टर्म में सेल कर दो और ताकि वो सही क्वालिटी में भी और सही प्राइस में भी सेल हो जाए। एक और चीज़ होती है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसमें क्या होता है ना, मार्केट में इंटरवेन किया जाता है ताकि जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं? जैसे हमारी वेजिटेबल्स हो गई, हमारे फ्रूट्स हो गए, ये जो चीज़ें होती है ना ये 1-2 दिन में या 3-4 दिन में कंज्यूम नहीं करी जाए तो ये जल्दी से खराब हो जाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस टाइम
पे इंटरवेन करता है, एक स्टेबलाइज रखता है प्राइसेस का, ताकि ना प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाए। प्राइसेस को कंट्रोल रखना है ताकि हर कोई उस प्राइस पे अफोर्ड करने के लिए लायक हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ में जो कॉस्ट होती है, जितनी कॉस्ट लगती है उसको कौन फंड करता है, सेंटर और स्टेट्स हाफ हाफ करते हैं, आधा स्टेट देता है आधा सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, ठीक है। अभी तक जो स्कीम है ये हमने अनियन और पोटैटो के लिए स्टेबलाइज करी है, क्योंकि ये जो हम हर साल देखते हैं कि अनियन पोटैटो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगते हैं। मेरे को अभी भी याद है जब लॉकडाउन था तब इट वॉज अवेलेबल, टमाटो वॉज अवेलेबल इन द ओनली 20 रुपीज़ एंड नाउ इन द मार्केट इट इज़ अवेलेबल अराउंड 70 to 80 रुपीज़। तो ये देखिए जो प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है इसको कंट्रोल करने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड लॉन्च किया गया है। फाइन। दूसरी चीज़ है फार्म सब्सिडी। अब फार्म सब्सिडी क्या होता है, देखिए अगर हम डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ को देखें, डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, इन कंट्रीज़ में देखें तो ये कंट्रीज़ अपने फार्मर्स को कम से कम 40% तक, फार्मर्स को 40% तक अपने बजट का बजट का जो पोर्शन होता है फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करने में लगाती है। और अगर इंडिया में देखा जाए, अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया में गवर्नमेंट सिर्फ 7.8% ऑफ द GDP फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करने में लगाती है। अब सोच के देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेवलप्ड क्यों है, बिकॉज उनका एग्रीकल्चर डेवलप्ड है। जब उनका एग्रीकल्चर डेवलप्ड है तभी उनकी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, बिकॉज इंडस्ट्रीज को भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाला एग्रीकल्चर सेक्टर ही है, ठीक है। और तभी उनका सर्विस सेक्टर भी फ्लरिश करेगा। फाइन। तो नीड ऑफ द आर ये है कि हाँ, अगर हमें भी डेवलप बनना है तो हमें भी एग्रीकल्चर को पुश देना पड़ेगा। फाइन। तो इंडिया इज इन द लोअर सेक्टर, इंडिया में भी सिर्फ 7.8% GDP का फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करने में लगा रहे हैं। अगर हम देखें सब्सिडी दो टाइप की होती है। अगर हम देखें पिछले साल 2019 में ही आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट ने किसान निधि स्कीम लॉन्च करी थी। अब इस स्कीम में क्या था कि फार्मर्स को 2000 रुपये साल में 3 बार मिले जाएंगे। फाइन। ये क्या था, इस स्कीम में 2000 रुपये डायरेक्टली फार्मर के अकाउंट में जो गवर्नमेंट है वो ट्रांसफ़र करेगी। तो ये है डायरेक्ट फार्म सब्सिडी कि डायरेक्टली कैश इंसेंटिव मिले फार्मर्स को। फाइन। ताकि वो कॉम्पिटिटिव बन सके वर्ल्ड मार्केट में, उनके पास थोड़ा बहुत पैसा होगा तभी तो वो अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएंगे, अपना काम सही से कर पाएंगे। और एक होता है इनडायरेक्ट फार्म स्कीम्स जो जनरली हमें इंडिया में देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है, सीड्स हो जाए या पेस्टिसाइड हो जाए, फर्टिलाइजर हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडाइज कर देती है फार्मर्स को। ये सारी चीज़ें कम रेट्स में प्रोवाइड करती है ताकि वो अच्छे से प्रोडक्शन कर सके एग्रीकल्चर में। फाइन। तो ये होती है इनडायरेक्टली कि ऑल्टरनेटिव तरीके से, डायरेक्टली नहीं कैश ट्रांसफर करो, ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढो कि किस तरीके से हम उनको फार्मर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। फाइन। अगर हम आगे देखें फूड सिक्योरिटी। अब देखिए सिक्योरिटी क्या होता है, हमें लाइफ में स्टेबिलिटी मिले, हमें थ्रेटन फील ना हो। और फूड की सिक्योरिटी मतलब कि जो ऐसे पीपल होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते 2 टाइम का मील भी, आज तो उनको सपोर्ट करना, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनको आश्वासन देना कि आपको खाना मिलेगा, दैट इज़ अ फूड सिक्योरिटी। तो मेकिंग फूड अवेलेबल एट द अफोर्डेबल प्राइजेस। तो चक्कर यहीं पे पड़ता है कि प्राइजेस हो ना वो सही रेट्स पे हो, मतलब जो हमारे जो सारी कॉमोडिटी हो उनका प्राइजेस सही हो, तभी तो हर कोई परचेज कर पाएगा। तो मेकिंग फूड अवेलेबल एट द अफोर्डेबल प्राइजेस एट ऑल टाइम्स, ठीक है, विदाउट इंटरप्शन कि कभी कभी जो मार्केट में प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कम कर जाते हैं ना, इसको रोकना भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और खाना, फूड ग्रेन्स सबको अवेलेबल कराना इज़ द फूड सिक्योरिटी। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी अवेलेबल कराना इज़ द फूड सिक्योरिटी। फाइन। तो ये देखिए कि अगर हम फाओ की रिपोर्ट देखें, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो बताती है इंटरनेशनली स्टेटस एग्रीकल्चर का, फूड का। उसने बताया था कि स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड 2015 वाली रिपोर्ट में कि जो इंडिया है उसमें अंडर नरिश जो पॉपुलेशन है, इंडिया में जो अंडर नरिश पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड के 2nd नंबर पे। तो सोच के देखिए इंडिया में वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है अंडर नरिश, और इंडिया में अगर हम वर्ल्ड की में कितना देखें हमारा प्रपोर्शन है 15.2% हमारी पॉपुलेशन आउट ऑफ द वर्ल्ड 100%। अगर हम 100% वर्ल्ड
वर्ल्ड की अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन देखें तो इंडिया में 15% पॉपुलेशन बिलोंग करती है, विच इज़ वेरी हाई नंबर। और इसका ये ऐसा क्यों बताया गया है, बिकॉज सो फार हमने जो स्टेप्स लिए हैं फूड सिक्योरिटी के लिए, ताकि हमारे पॉपुलेशन में हर किसी को, हमारी जनसंख्या में हमारे हर इंसान को, हर सिटीजन को खाना मिले, उसमें हम लैग कर गए। इसलिए हमारी वर्ल्ड में सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है अंडर नरिश्ड। फाइन। तो अब देखिए गवर्नमेंट को किस तरीके से फूड सिक्योरिटी पे ध्यान देना है। अगर हमारी पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 27% पॉपुलेशन हमारी पॉवर्टी लाइन के नीचे है, बीपीएल पॉपुलेशन है, तो गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना है ताकि उनकी हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज हो, उनके घर की इनकम इंक्रीज होगी। जैसे अगर हम देखें तो विलेजेस में क्या परफॉर्म किया जा रहा है, रूरल एरियाज में मनरेगा, ताकि विलेजेस में वेजेस इंक्रीज होंगी तो उनके पास पैसे आएंगे और वो फूड परचेज कर पाएंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट को ये भी ध्यान देखना है कि एग्रीकल्चर में जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे, सही सप्लाई हो मार्केट में फूड ग्रेन्स का भी, सही प्राइजेस पे भी हो और सबको अवेलेबल भी हो। फाइन। तो गवर्नमेंट में ही इसको सारे एग्रीकल्चर में जो वॉलेटिलिटी आ रही है, जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही है, उसका रोकने का काम, उसका सप्लाई का और प्राइजेस का दोनों को मेंटेन करने का काम इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। फाइन। तो ये हमें देखना है। अब हम गवर्नमेंट की तरफ से देखते हैं कि उन्होंने अभी अंडर नरिशमेंट की जो कंडीशन है, इतनी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। तो सबसे पहली चीज़ है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसको ICDS भी कहते हैं। इसके अंदर जो चिल्ड्रेन होते हैं 6 साल से कम होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स होती है, इनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर इनको कुछ मनी ट्रांसफर भी किया जा रहा है लैक्टेटिंग मदर्स को, प्रेग्नेंट वुमेन, क्यों, ताकि वो अपने नरिशमेंट पे ध्यान दे पाए, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस नहीं हो कि उनके पास पैसे नहीं है इसलिए वो अपना नरिशमेंट प्रॉपर नहीं कर पा रहे। बिकॉज ये सोच के देखिए, अगर प्रेग्नेंट वुमेन इज नॉट प्रॉपरली नरिश तो जो अपकमिंग जो चिल्ड्रेन होंगे दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी स्टंटेड और वेस्टेड, ठीक है, बिकॉज उनका नरिशमेंट प्रॉपर नहीं है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम भी लॉन्च करी है। हम सब जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में जो एक टाइम का फूड होता है दैट इज प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रेन। अगर वो रोज स्कूल जाएंगे तो इससे एनरोलमेंट भी इंक्रीज होगा, चिल्ड्रन की अटेंडेंस भी इंप्रूव होगी, और साथ ही साथ जब उनको खाना मिलेगा तो उनका नरिशमेंट भी बॉडी का अच्छा रहेगा। और हमारी यूथ ही, हमारी जो पॉपुलेशन है, यंग एज पॉपुलेशन है, यही हमारा फ्यूचर है। तो वी नीड टू स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन, देयर हेल्थ एंड देयर स्किलिंग। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने 1997 से टारगेटेड PDS लाया। टारगेटेड PDS, पहले हमारे यहाँ पे PDS हुआ करता था कि जिनको भी फूड अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिनको भी रिक्वायर्ड है, पर अब गवर्नमेंट ने टारगेटेड रखा है कि जिनको बस रिक्वायरमेंट है ना उनको ही अवेलेबल हो। बिकॉज अगर हम अननेसेसरी जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का मनी वेस्ट जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने टारगेटेड लाया है कि जिनको रिक्वायरमेंट है, जो एक्सक्लूसिवली बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको ही अवेलेबल हो। एक है अन्नपूर्णा स्कीम, इसमें जो बिल्कुल ही पुअर लोग होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अफोर्ड, बिल्कुल ज़्यादा उनकी कंडीशन नहीं है कि वो सब्सिडाइज रेट्स पे भी परचेज कर सके, वो कम रेट्स पे भी परचेज कर सके, उन लोगों को तो फ्री ऑफ कॉस्ट 10 kg फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइडेड होंगे। ओके, तो अन्नपूर्णा में 10 kg फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइडेड होंगे ऐसे कैटेगरी ऑफ पीपल को जो बिल्कुल सब्सिडाइज रेट्स पे भी परचेज करने के लायक नहीं है। एक होता है मनरेगा। मनरेगा में देखो गवर्नमेंट किस तरीके से इन्वेस्ट कर रही है। अगर गवर्नमेंट मनरेगा में काम देगी, 100 डेज का काम दे रही है पूरे साल में, अब हाउस होल्ड की इनकम इंक्रीज होगी, अब उनको वेजेस मिल रहा है, अब उनकी वेजेस मिलने से उनका इनकम इंक्रीज हो रही है, तो वो अपने नरिशमेंट पे, अपने फूड पे ध्यान दे पाएंगे। तो दैट इज इनडायरेक्ट वे टू इम्प्रूव द नरिशमेंट इन द रूरल एरियाज। अब एक बार देखते हैं कि PDS और फूड सब्सिडी किस तरीके से लिंक्ड है। ठीक है, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट ने टारगेटेड PDS लाया था 1997 में, जिनको रिक्वायरमेंट है उसी को ये सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स अवेलेबल हो। इसका मेन एम ये था कि अफोर्डेबल रेट्स पे, सही रेट्स पे फूड ग्रेन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले पॉपुलेशन को अवेलेबल हो। ठीक है, जो मार्केट रेट्स पे नहीं कर सकते। मार्केट रेट्स पे अगर सपोज करिए 20 रुपीज़ का वीट मिलता है तो PDS में इट इज़ अराउंड 1 to 2 रुपीज़। तो ये कम प्राइजेस पे PDS के अंदर मिलता है, राशन शॉप्स पे मिलता है, ताकि जो पॉपुलेशन मार्केट रेट्स पे परचेज नहीं कर सकती उनको गवर्नमेंट द्वारा सपोर्ट करा जा सके। फाइन, तो ये एक PDS है, जो PDS है वो मेन एम उसका यही है कि फूड सिक्योरिटी रहे एवरीबडी। फाइन, एक बार देखते हैं कि APMC क्या होता है। आपने कई बार, अभी भी जब लॉकडाउन था तो नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी बार बात करी थी कि मार्केटिंग में है, मार्केटिंग में हमारे बहुत बड़े लूप होल्स हैं। फार्मर ग्रो कर देता है,
गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर देती है MSP रेट्स पे परचेज करने के लिए। पर जब ये ऑपरेशन जो सारा घोटाला है वो स्टार्ट हो रहा है मार्केटिंग के टाइम पे, किस तरीके से, जो APMC होती है ना वो हर स्टेट में बनानी होती है, एक कमेटी होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। ये जो एक लॉ द्वारा बनाई गई, लॉ द्वारा स्टैट्यूटरी है, कौन से लॉ से बनाई गई है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट के अंदर। तो हर स्टेट गवर्नमेंट को APMC बनाना इज कंपलसरी। अब इसका मेन एम क्या होता है कि जो ट्रांसपेरेंसी है प्राइसिंग सिस्टम पे, कि किस तरीके से फार्मर को उनके प्रोड्यूस का प्राइस मिल रहा है, उनके प्रोड्यूस का जो प्राइस उनको बताया गया है उनको दिया भी जाए। कई बार उनसे प्रोड्यूस ले लिया जाता है और उनको बोलता है कि जब वो सेल हो जाएगा तब आपको पैसे दे देंगे, और कई बार उनको मिलते ही नहीं थे। तो APMC का यहाँ पे रोल ये है कि जो उनको फार्मर्स को हमने कॉन्फिडेंस दिलाया है, गारंटी दिलाई है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, वो उनको मिले भी, उनका पैसा अटक ना जाए, उनको रेगुलरली मिलता रहे। और साथ ही साथ अगर जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको एग्रीकल्चर का रॉ मटीरियल चाहिए, एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल चाहिए, उनको भी इंडस्ट्रीज को प्रोसेसिंग के लिए ये रॉ मटेरियल्स अवेलेबल करा जाए। और APMC का सबसे बड़ा रोल ये है कि ये जो एग्रीकल्चर में अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ें हैं, अनऑर्गेनाइज्ड इन द सेंस कि ये बहुत पता नहीं है कि कितना प्रोड्यूस हुआ, कितना सेल हुआ, कितने प्राइस पे सेल हुआ, ये सारे जो अकाउंट्स हैं मेंटेन करना इज द रोल ऑफ APMC। कि मार्केट में फार्मर्स की तरफ से कितना प्रोड्यूस आ रहा है, कितना उनको प्राइस मिल रहा है और कब कब कितना प्राइस मिला है, ये सारे अकाउंट्स मेंटेन करना इज द रोल ऑफ APMC। तो APMC इज अ इंटरमीडिएटरी, APMC इज अ इंटरमीडिएटरी जो ऐसे मंडी स्टैब्लिश करेगा जहाँ से विलेज में प्रोड्यूस करा हुआ गुड्स इज कमिंग टू द मंडीज। ऑल्सो इनको प्रॉपरली अकाउंट्स मेंटेन करने हैं कि कितने उनके उन्होंने कितना मार्केट किया है, कितना सेल किया है, ये सारा अकाउंट्स मेंटेन करना इज द रोल ऑफ APMC। पर अगर हम देखें मॉडल APMC एक्ट 2003 में, इसमें ये बात करी गई है कि द डायरेक्ट सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस टू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्पॉन्सर। अब देखिए जो सबसे बड़ा लूप होल कहाँ आता है, जैसे ये है हमारी मार्केटिंग, ये हमारी मंडीज, ठीक है, इनको किसने स्टैब्लिश किया है, APMC ने। अब ये क्या करती है, यहाँ पे हमारा है विलेज। अब विलेज में जो फार्मर्स है वो किसको सेल कर रहे हैं, किसी इंटरमीडिएट को सेल कर रहे हैं ताकि वो MSP मंडीज में, APMC वाली मंडीज में जाके सेल कर सके। अगेन फार्मर्स के लिए बहुत कंपलसरी सिचुएशन हो गई है कि अगर उनको सेल करना है तो वो APMC में ही सेल कर सकते हैं। तो फार्मर्स को कई बार तो सही प्राइजेस भी नहीं मिलते उनके गुड्स के लिए, ठीक है, उनको अपने गुड्स के लिए सही प्राइजेस, उनके प्रोड्यूस को सही प्राइजेस नहीं मिलता, बिकॉज उनके लिए कंपलसरी हो गया कि वो APMC के थ्रू ही सेल करें मंडीज में। तो दैट इज क्रिएटिंग अगेन ट्रबल फॉर द फार्मर्स, ठीक है। पर APMC ने उनकी एक प्रॉब्लम जरूर सॉल्व की है कि पहले क्या होता था, उनको लाइसेंस चाहिए होता था, अगर फार्मर्स को लाइसेंस लेना पड़ता था अगर उनको मार्केट में अपने प्रोड्यूस को सेल करना है। अब इसमें क्या है, APMC में बस आपको एक बार रजिस्ट्रेशन ले लेना है, एक बार जब ये रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दी फार्मर्स ने तो वो कभी भी उस पर अपना थ्रू आउट द टाइम पीरियड अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक बार के लिए रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी, फाइन। इसके साथ हमें देखना है कि स्टेट गवर्नमेंट्स conferred power to exempt any agriculture produce bought for sale in the market from the payment of marketing fee। अब आपको देखो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी प्रोड्यूस, जो कोई सा भी आइटम है, जैसे सपोज करें अनियन है, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि अनियन के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस, कोई भी मार्केटिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि APMC के अंदर कोई सी भी प्रोडक्ट के लिए मार्केट फीस से उसको एग्जेम्प्ट कर दे फार्मर्स को। एक और चीज़ याद रखनी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फार्मर के जो गुड्स हैं APMC की मंडीज में भी सेल हो सकते हैं, फाइन, या तो हो सकता है कि इंडस्ट्रीज को भी वो रॉ मटेरियल के रूप में तरीके से प्रोवाइडेड किए जाए। अब इसमें क्या होता है, अगर फार्मर अपने प्रोड्यूस को इंडस्ट्रीज के तरफ, इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इंडस्ट्रीज क्या करती है, प्रॉपरली चेक करती है कि उनकी क्वालिटी कैसी है, किस स्टैंडर्ड का उनका प्रोड्यूस है। इसके लिए जो ये स्टैंडर्ड और ग्रेडिंग वाला जो सिस्टम है जो इंडस्ट्रीज के लिए रिक्वायर्ड होता है, ये कौन करके दे रहा है, स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। ये कौन करके दे रहा है, स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, जो ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन वाला फंक्शन है फॉर द फार्मर्स। अब एक बार देख के देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि APMC से फार्मर्स बहुत बंद हो जाता है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस में रह रहा है, बिकॉज उनको अपना प्रोड्यूस मार्केटिंग की इस APMC को ही सेल करना पड़ रहा है, इस कमेटी को देना पड़ रहा है, ठीक है। उनको कई बार इसके सही प्राइजेस भी नहीं मिल रहे, उनको कई बार इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि उनके मार्केट में प्राइस का गुड कितना है।
जो इनका गुड है उसका मार्केट में प्राइस कितना है। इसके लिए एक नेशनल मार्केट एग्रीकल्चर लाया है जिसको हम कहते हैं ई नाम। ये इलेक्ट्रॉनिक नाम है, ये मार्केटिंग फैसिलिटी है फार्मर्स के लिए एंड द इलेक्ट्रॉनिक फार्म, और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए फंक्शन करती है। इसमें जो इंडिया में जो सारे मंडीज हैं दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब फार्मर्स को पता है कि उनकी प्राइस, उनका जो भी प्रोड्यूस है उसका मार्केट में प्राइस नॉट ओनली नियर बाय मंडी में, पूरे ओवरऑल इंडिया में प्राइस कितना है। तो इंडिया में वो कहीं पे भी अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं बिकॉज ये वर्चुअल मार्केट है। उनका प्रोड्यूस तो उनके पास है, उनके घर पे है, पर मंडी में है, पर अगर उनको चाहिए कि वो देखे कि इससे भी अच्छा प्राइस उनको कहाँ मिल सकता है तो उनके पास इन्फॉर्मेशन अब है बिकॉज ये जो मार्केट है ये पूरे ओवरऑल इंडिया को इंटीग्रेट करता है और सही प्राइजेस फार्मर्स के तक पहुँचाता है। फाइन, तो इसमें क्या है, ई नाम मार्केट जो होते हैं ये क्रॉप्स को अच्छे से नापते हैं। उसके बाद जो स्टॉक होता है उसी दिन उनका, अगर उन्होंने अग्री कर गए सेटल करने के लिए कि हाँ सेल कर रहे हैं तो उसी दिन उठा लिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। और जो पेमेंट होता है इसका वो भी ऑनलाइन होता है। तो एपीएमसी में मैंने आपको बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि विलेजेस में बोलते हैं कि हम आपको शाम तक, जब तक हमारा प्रोड्यूस सेल हो जाएगा मंडी में, आपको प्राइजेस मिल जाएंगे। तो फार्मर्स वेट करता रहता है कि प्राइजेस मिलेंगे, उनको उसका पेमेंट होगा, पर नहीं मिलते थे। अब ई नाम में क्या है, एक तो उनको सही प्राइसेस पता लग रहे पूरे ओवरऑल इंडिया में क्या है, और साथ ही साथ उनका पेमेंट भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा। फाइन, एक बार देखते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। बहुत बड़ा नाम है जो है ट्राइफेड, ठीक है, बहुत सिंपल सा नाम याद रखना। ट्राइफेड बहुत बार न्यूज़ में रहता है। रिसेंटली जब खादी के बारे में भी स्टार्टिंग में बात करी गई थी, व्हेन दिस गवर्नमेंट केम इनटू द पावर, तो ये जनरली ट्राइफेड की बात आ गई थी। अभी ट्राइफेड जो है ना ये एक्सक्लूसिवली वर्क कर रहा है ट्राइबल पीपल के लिए। जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो खुद के कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि वो बैम्बू से बनी हुई यूनिक चीज़ें सेल कर रहे हैं, या वो गम जो होता है उनको ट्रीज से, फॉरेस्ट से मिलता है उसको, या रबड़ की बनी हुई चीज़ें सेल करते हैं। तो ये जो ट्राइबल होते हैं उनके खुद के यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको एक इंसेंटिव चाहिए, जिनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए ट्राइबल पीपल को कि वो अपने उन गुड्स को सेल कर सके, उससे मनी अर्न करे। फाइन, तो यहाँ पे जो ट्राइफेड है उनके लिए रोल प्ले करती है। तो ट्राइफेड स्टैब्लिश हुई थी 1987 में, और ये किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उसके अंदर ट्राइफेड आती है। अभी हम देखिए कि जो ट्राइफेड है, एक बार रिसेंटली भी हुआ था जब लॉकडाउन था, तो मार्केट में स्टार्टिंग में बहुत लिमिटेशन हो गया था, बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ सैनिटाइजर था। जो सैनिटाइजर था वो मार्केट में डेफिशिएंसी होने लग गया, बहुत कम अवेलेबल था। और उस टाइम पे आई रिमेंबर कि न्यूज़पेपर में आया था कि झारखंड और उड़ीसा ऐसे कोई स्टेट में ट्राइबल पीपल ने खुद से एक सैनिटाइजर बनाया विच इज़ हैविंग अ इक्वली द सेम केमिकल कॉम्पोजिशन। जो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो सही उतनी ही है जितनी हमारे जो मार्केट में अवेलेबल सैनिटाइजर्स होती हैं उसकी है। तो ट्राइबल नॉलेज जो होती है ना वो बहुत यूनिक होती है, तो उसको वैल्यू करना, उनकी वैल्यू को, उनकी जो नॉलेज है उसको एडमायर करना और उनको यूज़ करना बहुत इफेक्टिव रहेगा। फाइन, तो इसका मेन एम होता है ट्राइफेड का मेन एम है कि जो हमारे ट्राइबल पीपल है, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको भी एक मार्केट का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को उनको सपोर्ट करें, और साथ ही साथ उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस अवेलेबल करा दी जाए। एक देखते हैं कि एग्रीकल्चर में इश्यूज़ क्या हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में अगर हमें देखना है कि इश्यूज़ क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ क्या होता है कि एक तो होता है डायरेक्ट जहाँ पे सीधा कैश मिल दिया जाए, एक होता है इनडायरेक्ट में क्या होता है, जैसे यूरिया है या जो फर्टिलाइज़र होता है या पावर सब्सिडीज़ हैं या क्रेडिट है, लोन है, इस तरीके से फार्मर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, उनको हेल्प करी जाए। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जैसे ही फार्मर ने कम रेट्स पे फर्टिलाइज़र यूरिया प्रोवाइड करना दे दिया, तो क्या होता है फार्मर्स उसका ओवर यूज़ करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं। उससे जो सॉइल है उसका जो कंपोजिशन है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स का कंपोजिशन है वो इम्बैलेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन उनकी सॉइल में आ जाता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एक तो ये भी पड़ता है कि सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी ओवर द लॉन्ग टर्म, और साथ ही साथ जो हमारे ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज हैं, हमारे जो ग्राउंड वाटर होते हैं उसमें भी ये जो नाइट्रोजन है, यूरिया है, वो पेनिट्रेट करके नीचे पहुंच जाता है, और इससे क्या होता है डायरेक्टली हमारे जो ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज हैं, जो ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेट हो जाता है। तो पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन, उसको ग्राउंड वाटर को यूज़ कौन कर रहा है, हम ही कर रहे हैं अपने फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस, फॉर द एनी डे टू डे लाइफ।
तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट ये है। ऊपर से अगर एग्रीकल्चर को हमने बता दिया कि एग्रीकल्चर के लिए जो सब्सिडी है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा है, उनको कम प्राइजेस पे करने पड़ते हैं फॉर द सेम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। अब देखिए फार्मर्स क्या कर लेते हैं ना, कई बार तो अपने नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए भी वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। अब देखो उसके लिए पैसा तो पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, तो मतलब गवर्नमेंट का जो पर्पस था एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने का वो किसी गलत जगह पे यूज़ करा जा रहा है। एक और जब फार्मर्स क्या करते हैं ना, जब उनको वाटर की ऑलरेडी हर जगह क्राइसिस है तो उनको ग्राउंड वाटर चाहिए। अब ग्राउंड वाटर चाहिए उनके लिए वो क्या करते हैं, ट्यूबवेल लगा लेते हैं, और ट्यूबवेल से जो इलेक्ट्रिसिटी है जो उनको प्रोवाइड करी जा रही है एग्रीकल्चर के लिए, उससे ट्यूबवेल से वो वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना, पावर सब्सिडी प्रोवाइड करना, ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि जो एक तो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं और साथ ही साथ बर्डन किस पे पड़ रहा है, गवर्नमेंट पे, बिकॉज ऐसी जगहों पे वो यूज़ हो रहा है जो हमारे नेचर को भी खराब कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को भी खराब कर रहे हैं। और बर्डन किस पे पड़ रहा है, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कॉम्स होते हैं, डिस्कॉम्स पे क्यों बर्डन पड़ रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट कई बार उनको जो सपोर्ट करने के लिए कहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको बाद में पेमेंट कर देंगे, गवर्नमेंट उनको पे नहीं करती तो डिस्कॉम्स हमेशा डेब्ट में रह जाती है। ओके, तभी हमने रिसेंटली भी देखा था कि डिस्कॉम्स के लिए बॉन्ड्स रिलीज करे थे गवर्नमेंट ने। क्यों, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप फार्मर्स को कम रेट्स पे प्रोवाइड करो, हम आपको सपोर्ट कर देंगे, हम आपको पेमेंट कर देंगे। गवर्नमेंट पे ही नहीं करी तो डिस्कॉम्स आर इन द हैवी डेब्ट। एक और चीज़ है कि गवर्नमेंट जैसे कभी भी लोन वेवर कर देती है, इलेक्शंस के टाइम पे करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स प्रोमिस करते हैं फार्मर्स को कि आपको हम जैसे हमारे को अगर आपने वोट दे दिया, हम जीत गए तो हम आपको लोन से मुक्ति दे देंगे, आपको लोन पे करना नहीं पड़ेगा। अब देखिए पे किसको करना है, फार्मर को। सपोर्ट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। और बर्डन किस पे है, बैंक्स पे है, बैंक्स का लोन उन्होंने दिया हुआ है। अब गवर्नमेंट जब पे नहीं कर पा रही है वापस से लोन, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस तो कर दिया पर गवर्नमेंट अभी बैंक पे छोड़ देती है। अब बैंक पे ही नहीं, बैंक की बैलेंस शीट्स खराब हो रही है। इस केस में उनके बैलेंस शीट्स में एनपीएस इंक्रीज हो रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऐसे असेट्स जो बैंक के लिए हैं जिनको उनसे उम्मीद ही नहीं है कि वापस से वो पैसा उनको मिलेगा, बिकॉज ये क्यों हुआ, पॉलिटिकल मोटिव के लिए हुआ। तो इससे हमारे जो बैंक्स हैं उनकी बैलेंस शीट्स हार्म हो रही है। फाइन, एक और चीज़ देखते हैं कि जो फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है कि हम आपको एमएसपी देंगे। फाइन, पर ये एमएसपी ओनली वीट और स्पेशली राइस के लिए अवेलेबल होती है। वैसे तो हमें कितने सारे क्रॉप्स चाहिए होते हैं खाने के लिए, बहुत सारी वेजिटेबल्स चाहिए होती है, फ्रूट्स चाहिए होते हैं, पर जो एमएसपी करंटली प्रोवाइडेड होता है स्पेशली वीट और राइस के लिए भी अवेलेबल होता है, और वो भी कुछ ही स्टेट्स में। तो फार्मर को ओवरऑल सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो पहली चीज़ हमने ये देखी कि फार्मर को एक तो यूरिया जो मिलता है वो सब्सिडाइज रेट में मिलता है, जो सॉइल को भी खराब करते रहे बिकॉज फार्मर्स ओवर यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे वाटर रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका ओवर यूसेज हो रहा है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है हेल्थ ऑफ द डिस्कॉम्स, जिनको इतना बड़ा डेप्ट आ गया। और जो फार्मर्स हैं उनको पॉलिटिकल प्रोमिस करे जा रहे हैं कि आपका एनपीए हम पे कर देंगे, बैंक्स को आपका जो लोन है हम पे कर देंगे, तो ये एनपीए बढ़ा रहा है बैंक्स के ऊपर। और जो हमारे एमएसपी है वो सारे क्रॉप्स के लिए नहीं है, ओनली वीट एंड राइस एंड सम अदर क्रॉप्स आते हैं, वो भी किसी स्टेट्स में। तो ये सारे फार्मर्स के चैलेंज है। अब कंज्यूमर के लेवल पे चैलेंजेस ये हैं कि गवर्नमेंट क्या होता है, कभी कभी जैसे मार्केट में किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, किसी भी कमोडिटी का अगर अवेलेबिलिटी सप्लाई कम हो गया या मार्केट में उस चीज़ का प्राइस राइज हो गया, तो गवर्नमेंट सीधा सा क्या करती है, उस चीज़ का एक्सपोर्ट रोक देती है। जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं कि गवर्नमेंट बोलती है कि अब हम है ना कोई सा ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे या हम किसी क्रॉप को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे अब, क्योंकि मार्केट में कमी हो रही है। तो फार्मर का क्या हो जाता है, पहले उसको फार्मर को एक्सपोर्ट करने से बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा था, अब गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है किसको, फार्मर को, क्या उनको कम प्राइस मिल रहा है। साथ ही साथ जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है, जिनको एक्सपोर्ट से फ़ायदा हो रहा था उनको भी इम्पोज मतलब रिस्ट्रिक्शंस आ गया। एक और चीज़ ये है कि अगर गवर्नमेंट ने ECA है, असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, उसमें क्या है कि पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा आप अपने गोडाउन में स्टॉक नहीं रख सकते, भले ये फार्मर हो या तो ये होलसेलर हो, रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, जो भी हो, गवर्नमेंट ने लिमिट लगा रखी है कि पर्टिकुलर क्रॉप के लिए इससे ज़्यादा अगर लिमिट में आपके पास स्टॉक रहा तो आपको पनिश कर दिया जाएगा। इससे क्या होता है कि जो प्राइवेट
इन्वेस्टर्स होते हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने के लिए अग्री नहीं कर रहे, वो रेडी नहीं है। क्यों? उनको पता है इतना छोटा सा स्टॉकिंग का लिमिट गवर्नमेंट ने दे रखा है, उनको गोडाउन्स क्रिएट करने की, उनको वेयर हाउसेस क्रिएट करने की, या उनको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी ताकि उनके प्रोडक्ट्स खराब नहीं हो, उनको कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत ही क्या है। तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है ये सारी फैसिलिटीज़ को बनाता नहीं है। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि गवर्नमेंट ने उनको लिबर्टी नहीं दे रखी, गवर्नमेंट ने उन पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। तो इसके कारण हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं और इन्वेस्टमेंट कम है। एक बार देख लो ECA क्या होता है, ये 1955 में आया था और इसका मेन एम है कि मार्केट में ना होर्डिंग ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो चीज़ों की, इसलिए जो असेंशियल चीज़ें हैं उनको जनरल पब्लिक तक पहुंचाया जा सके, सही प्राइस पे पहुंचा सके, और ये जो सिस्टम है वो हार्मनी में वर्क करे, मतलब प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड सब एक साथ चलते रहे और कोई भी होर्डिंग ना करे, ब्लैक मार्केटिंग ना करे और सही प्राइस पे अवेलेबल। इसलिए लिमिट लगा दी गई है कि कितना स्टॉक पाइल कर सकते हैं, कितना अपने पास कितनी क्वांटिटी में होलसेलर, रिटेलर, इंपोर्टर कितना अपने पास रख सकते हैं, ठीक है, ताकि मार्केट में आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी क्रिएटेड ना हो किसी के इविल एम से। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग में प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था APMC की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि फार्मर्स को क्या होता है कि जो फार्मर है उनको APMC मंडी में ही देना पड़ता है या लोकल हाट में या विलेज में एक साथ देना पड़ता है, तो उनको सही प्राइजेस ही नहीं पता लगता कि उनके प्रोड्यूस की प्राइजेस क्या हैं। तो यहाँ पे ये लैग कर रहा है। और एक और उसके लिए हमने क्या किया कि हमने उनको इंटीग्रेट कर दिया नेशनल मार्केट से थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड, दैट इज ई-नाम। फाइन, तो इलेक्ट्रॉनिक नाम मतलब अभी जो मैंने आपको बताया कि उनको पूरे ओवरऑल इंडिया से कनेक्ट कर दिया जा रहा है कि इंडिया में वो कहीं पे भी अपने गुड्स को सेल करें। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि फार्मर सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए इतने एजुकेटेड, इतने लिटरेट नहीं होते, तो उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। दूसरी चीज़ जो क्वालिटी चेक्स कि उनको बहुत बताया जाता है कि इतनी क्वालिटी का आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, फार्मर को पता ही नहीं कि कौन सी क्वालिटी के बारे में बात करी जा रही है, तो उनको असेस करना आता ही नहीं है। फाइन, साथ ही साथ ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, इसमें क्या होता है ई-नाम में हमें ऑनलाइन ही पेमेंट करना होता है, ऑनलाइन ही सब कुछ करना होता है, तो उसमें टाइम लग जाता है इन कंपेरिजन तो फिजिकल मार्केट में उसका टाइम लग जाता है जो फार्मर्स कर नहीं पाता। साथ ही साथ उनके जो गुड्स हैं उसको वहाँ तक डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए भी फार्मर्स इज सफरिंग, ठीक है। तो हमने APMC क्यों लाया? APMC का मेन एम था कि हमारी ऐसी मंडी इस्टेब्लिश हो, पर हमें पता चला कि फार्मर्स को बहुत कम प्राइसेस मिलते हैं इस मंडी से, तभी हमने लाया ई-नाम ताकि ओवरऑल इंडिया में सारी मंडीज़ को कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे फार्मर्स को लॉजिस्टिक की, असेसमेंट की, ट्रांजैक्शन के लिए या एजुकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। एग्रीकल्चर में एक और प्रॉब्लम देखते हैं, अगर हमारे 85% जो लैंड होल्डिंग्स है ना वो जनरली स्मॉल एंड मार्जिनल है, मतलब 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन 85% लोगों के पास 2 एकड़ से कम की ज़मीन है। अभी मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इससे क्या होता है, लैंड फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, लैंड छोटा बन जाता है, तो जो कॉस्ट होता है ऑफ ऑपरेटिंग, जो प्रोड्यूस करने की कॉस्ट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो फार्मर्स का प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। अब फार्मर्स को ज़्यादा पे करना पड़ रहा है इस लैंड पे प्रोड्यूस करने के लिए, तो उनका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। तो छोटे लैंड पे यही प्रॉब्लम करती है, छोटे लैंड पे यही प्रॉब्लम करती है। तभी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि लोग को जब स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंस में लैंड फ्रेगमेंटेशन हुआ तो गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया था कि आप कोऑपरेटिव लैंड फार्मिंग करो, ताकि जो छोटे छोटे लैंड को कल्टिवेट करने के लिए कॉस्ट लगती है वो कम हो जाए अगर हम साथ में मिलकर करेंगे। तो अगर देखें गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे बनेंगे, और गवर्नमेंट ने एक और चीज़ बोली थी कि फार्मर की इनकम हम डबल कर देंगे। तो जो कमिटी थी जिसने सजेस्ट किया था कि डबलिंग फार्मर्स इनकम ने, जो जिसका नाम है अशोक देलवाई कमिटी, उन्होंने कहा कि अगर हमको फार्मर की अगर सीरियसली हमें इनकम डबल करनी है तो इकोनॉमी को कम से कम 10 से 11% 2022-23 तक ग्रो करना चाहिए। और अभी हम सोच लीजिए कि लॉकडाउन के टाइम पे या कोरोना के टाइम पे जब हमारी इकोनॉमी इतनी वैसे ही गिर चुकी है, तो ये 10 से 11 से भी कहीं ज़्यादा % हमें ग्रो करना पड़ेगा अगर हम सीरियसली 2022-23 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करना चाहते हैं। अब देखिए, आप एक बात बताइए, डबलिंग फार्मर इनकम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? अब आप देखिए कि फार्मर जो है उनको इतना सारे सपोज कर वो टमाटो ग्रो करता है, उनको 5 से 6 साल तक अगर उनको 1 kg टमाटो के लिए 10 रुपीज़ ही मिल रहे हैं
और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो और चीज़ें उनकी कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है, पर फार्मर को उसी प्राइस पे वही टमाटो मिल रहे हैं, तो फार्मर की इनकम नहीं इंक्रीज हो रही ना, फार्मर तो अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर रहा, उसके लिए फार्मर को हमें सपोर्ट करना है कि उनकी इनकम एक्चुअली में इंक्रीज हो। फाइन, फार्मर को भी उनके प्रोड्यूस का प्राइसेस अच्छा मिले, इसलिए डबलिंग फार्मर इनकम का कॉन्सेप्ट आया। अब फार्मर्स की इनकम इंक्रीज करने के लिए क्या करा गया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट जनरली क्या देती है, उनको प्रोवाइड करती है सब्सिडी, पर सब्सिडी तो गलत यूज में चली जाती है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है ना, ये सब्सिडी को कम कर दे। अगर इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी है ना, उसको रिड्यूस कर दे, एनपीएस के लिए बोले कि हम लोग पे नहीं करेंगे, आपने लोन लिया आप लोग पे करो। अब ये जो मनी है जो सब्सिडी से हटाया, एनपीएस से हटाया, जो लोन वेवर से हटाया, उसके लिए गवर्नमेंट उस मनी को यूटिलाइज करे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, उनके लिए डैम्स बनाए, उनके लिए कैनाल्स बनाए, उनके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट हो, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को ओवरऑल ग्रो कर पाए। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स को ना देखें कि एनपीए का लोन वेवर करना है, ऐसा नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए हम उनके लिए सोचें कि उनको सपोर्ट कैसे करना है। और गवर्नमेंट ऐसे भी कर सकती है, अगर उन्होंने जनधन अकाउंट खोले हैं, अगर उन्होंने इतने सब लोगों के अकाउंट खोलने की कोशिश की है, तो गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि डायरेक्टली उनके अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर दी जाए। फाइन, एक और चीज़ कर सकती है गवर्नमेंट, प्रेजेंटली प्रॉब्लम क्या है ना कि फार्मर के पास लैंड होता है, फाइन, वो जो लैंड वो अभी कल्टीवेट नहीं कर रहा, अभी वो कल्टीवेट करने की पोजीशन में नहीं है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लैंड वो किसी को 2 साल के लिए लीज पे दे दे, लीज पे दे देंगे तो फार्मर को इससे रेंट मिलता रहेगा, अब रेंट मिलेगा तो फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम डबलिंग फार्मर्स इनकम के कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं, पर प्रेजेंटली ना लैंड लीजिंग में अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसके कारण फार्मर्स की इनकम लिमिटेड रह जाती है। एक और चीज़ है कि हमें क्या करना है ना, फार्मर को एग्रीकल्चर के अलावा और भी तरीके प्रोवाइड करने ताकि वो अपनी इनकम इंक्रीज कर सके। अब आप पूछोगे ऐसे कौन से इनकम, अगर फार्मर का ये लैंड है जहाँ पे वो कल्टीवेशन कर रहा है, गवर्नमेंट ऐसे भी, फार्मर ये भी कर सकता है कि यहीं पे सोलर पावर पैनल्स लगा दे, तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, सबसे पहले तो उसको फार्मर को इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं करनी, परचेज नहीं करनी पड़ेगी बाय द फ्रॉम द गवर्नमेंट। साथ ही साथ फार्मर अपनी यही इलेक्ट्रिसिटी अपने फार्म में कोई भी मशीन्स को चलाने के लिए या सपोज करो ट्यूबवेल के लिए यूज़ कर सकता है। एक और चीज़ होगी कि अगर उसकी इलेक्ट्रिसिटी उसके कंजम्पशन से ज़्यादा है, जितनी उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी है उससे रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, तो वो सेल कर सकती है डिस्कॉम्स को, वो डिस्कॉम्स को सेल कर दें। अब डिस्कॉम्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी वो जाके मार्केट में सेल कर देंगे, तो फार्मर्स को तो इसके बदले में पैसा ही मिलेगा, तो फार्मर्स की तो इनकम इंक्रीज होगी। दिस इज नॉन फार्म इनकम, कि फार्मर को एग्रीकल्चर के अलावा एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से मिल रही है, दैट इज नॉन फार्म इनकम। एक और तरीका ये भी है कि सपोज करो फार्मर अपने जो बायोमास होता है, जैसे लाइक मैं बताऊँ बैम्बू होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, एथेनॉल होता है शुगर केन के लिए, इन चीज़ों के लिए अपने इनपुट्स दे, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के अलावा भी फार्मर कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें कर सके ताकि उसकी इनकम इंक्रीज हो। ठीक है, एक और चीज़ कर सकते हैं फार्मर्स करंटली क्या करते हैं, उनका जो एक्सपोर्ट है सिर्फ उनका 10% एक्सपोर्ट प्रोड्यूस है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि जो फार्मर्स हैं उनकी जो वैल्यू एडेड गुड्स है उनका एक्सपोर्ट का ओनली 15% है। तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, फार्मर्स को इनकम ज़्यादा मिलेगी। अगर उनके प्रोसेस गुड्स को ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तब तो और भी ज़्यादा इनकम मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लाई थी 2018 में, जिसका मेन ये था कि हम जो एग्रीकल्चर के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको बढ़ा दें, ग्लोबल वैल्यू चेन में जो ग्लोबल सिस्टम है जिसमें एक्सपोर्टिंग हो रहा है उसको बढ़ा दें, जिससे फार्मर्स को इनकम ज़्यादा मिले। साथ ही साथ हमें ये याद रखना है कि मार्केटिंग में हमें रिफॉर्म्स करने, करंटली हमने एपीएमसी लाया, फिर एपीएमसी के बाद हमने ई नैम लाया, अभी भी फार्मर सेटिस्फाइड नहीं है, तो अब हम फार्मर को फ्रीडम दें कि आप जहाँ पे भी जितना सेल कर सकते हो, जहाँ पे भी जितना आपको सेल करना है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जितना स्टॉक रखना है, जितना आपको एक्सपोर्ट करना है, जितना आपको सेल करना है फार्मर पे छोड़ दे, ताकि वो सही प्राइसेस रियलाइज कर पाए, सही प्राइसेस ले पाए। अभी हम आगे देखेंगे कि इस टाइम पर गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस भी लाए हैं। ठीक है,
एक और चीज़ गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दें। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करा जाए, बेटर इरिगेशन फैसिलिटी करा जाए, बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किस तरीके से कि बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स किस तरीके से मिले, कौन से अच्छे फर्टिलाइजर्स यूज़ करें हम एग्रीकल्चर में, हम मार्केटिंग के लिए अच्छी मंडी स्टैब्लिश करें। हम ऐसा कर सकते हैं कि फार्मर्स को अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी लाइक कैनाल्स अच्छे से बना के दें ताकि उनको सपोर्ट मिले, उनके लिए लॉन्ग टर्म के लिए ये सपोर्ट होगा। लोन वेवर इज अ शॉर्ट टर्म, और कई बार तो उन लोगों का लोन वेव हो जाता है जो अफोर्ड कर सकते हैं पे करने के लिए। तो हम अपने रिसोर्सेज को वेस्टेजेस नहीं करते, हमने अपनी मनी को वेस्टेज नहीं करके सही जगह पे मनी लगाए ताकि फार्मर्स को लॉन्ग टर्म में कॉपरेशन मिले। फाइन, अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट। जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरीगेशन है, ये सारे स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। तो इस पर तो ऐसा हम कह सकते हैं कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारा काम करना। पर इंडिया में अगर हमको ओवरऑल इकोनॉमी को ग्रोथ करना है तो एग्रीकल्चर इज द बेस। अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर ही सेक्टर है जो बेस फॉर्म करता है, उसी के ऊपर सारे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्लोजली साथ में काम करें इन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मॉडल ताकि ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ हो। अभी हम देखते हैं कि एक बार गवर्नमेंट ने ना रिसेंटली ड्यूरिंग द लॉकडाउन 2-3 चेंजेस किए हैं एग्रीकल्चर में, कुछ इनोवेटिव। एक तो गवर्नमेंट ने ये करा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब एंटायरली पेमेंट विल बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को कोई पेमेंट नहीं करना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। इसमें क्या है, कोई भी अगर चाहता है ना कि पोस्ट हार्वेस्टिंग वाले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, गोडाउन्स क्रिएट करना, वेयर हाउसेस क्रिएट करना, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज क्रिएट करना, तो इसमें कौन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, इसमें कौन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट। किस तरीके से, उनको फॉर्मल क्रेडिट प्रोवाइड करके, लोन प्रोवाइड करके, फार्मिंग जो एक्सट्रैक्ट चीज़ें हैं, आफ्टर हार्वेस्टिंग जो चीज़ें हैं, ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो ये कब तक चलेगा, 2020 से लेकर 2029 तक। और इसमें आपको ये याद रखना है कि लोन कितना मिलेगा, 1 लाख करोड़ तक का लोन मिला जाएगा। और किसके थ्रू प्रोवाइडेड होगा, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ताकि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी करंटली हम लैग कर रहे हैं, गोडाउन्स लैग कर रहे हैं, हम वेयर हाउसेज लैग कर रहे हैं, ताकि इसी के कारण वेयर हाउसेज कम है तो फार्मर भी लिमिटेड ही प्रोड्यूस करता है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन फिर लिमिटेड रहता है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है तो फार्मर को डर रहता है कि उनका फार्मर जो हार्वेस्ट है वो खराब हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने लोन प्रोवाइड किया है, प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ताकि ऐसी फैसिलिटीज स्टैब्लिश हो। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो रहा है 10,000 करोड़ इस साल मिलेगा और 30,000 करोड़ 3 साल तक प्रोवाइडेड किया जाएगा। और जो भी ये लोन ले रहा है उसको 3% का इंटरेस्ट रेट का सबवेंशन मिलेगा। सबवेंशन मतलब कि जो इतना इंटरेस्ट है उससे 3% इंटरेस्ट रेट कम पे लोन प्रोवाइडेड होगा, पर लिमिट है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोन का जो इंटरेस्ट में घटौती की गई है, मतलब कम पे करना है, उससे ज़्यादा नहीं हो। फाइन। और ये जो पूरा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो लॉन्च किया गया है, ये ऑनलाइन मॉनिटर्ड होगा। ये बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिससे गवर्नमेंट को पता होगा कि कितना लोन किसको दिया है, कब तक रिपेमेंट होगा, किस में प्रोग्रेस कितनी हो रही है। तो इसके लिए है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म। फाइन। तो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसके लिए मॉनिटर करने के लिए कमेटी स्टैब्लिश करी गई है, ताकि मॉनिटर किया जाए टाइम टू टाइम कि किस तरीके से फंक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर। एक और चीज़ रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश करी थी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर भी बताया था कि करंटली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में कम क्यों है, बिकॉज अभी हमारे यहाँ पे जो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाया गया है। आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पे भी गवर्नमेंट ने कई जगहों पे असेंशियल कमोडिटी एक्ट लगाया था कि पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा कोई भी स्टॉक नहीं रख सकता, कोई भी स्टॉक पाइलिंग नहीं कर सकता, वेदर इट इज़ अ फार्मर, एंटरप्रेन्योर, रिटेलर, होलसेलर, एनीबडी कैन नॉट स्टोर मोर देन अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। फाइन। तो इससे क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो डिमोटिवेट होता है। क्यों? बिकॉज उनको लगता है कि गवर्नमेंट ने इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे मार्केट में, तो वो इन्वेस्ट करने के लिए विलिंग नहीं होते। फाइन। तो गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, गवर्नमेंट ने अभी डीरेगुलेट कर दिया है कुछ कमोडिटीज़ को, जैसे सीरियल्स है, एडिबल ऑयल्स है,
कि अब इन पे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट नहीं लगेगा। अब इसमें फ्री है मार्केट, फ्री मार्केट है, कोई भी कितना स्टॉक रख सकता है, कितना भी मार्केट में जाके अपना सेल कर सकता है। इससे क्या होगा कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो एग्रीकल्चर में एंटर करना चाहेंगे, एग्रीकल्चर में प्राइवेट इन्वेस्टर्स आएंगे तो फार्मर्स की इनकम ही इंक्रीज होगी। फाइन, पर ऐसा नहीं कि टोटली फ्री है, ओनली एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, कभी कोई कैलेमिटी आ गई या सपोज कोई वॉर है, फेमाइन है, तो तब गवर्नमेंट वापस से ये लिमिट लगा सकती है कि इससे ज़्यादा आप स्टोर मत करना। फाइन, ऑल्सो अगर हमने ये ओपन अप करा है तो हमारे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स है बाहर से, इंडिया के बाहर से या हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे एग्रीकल्चर के टूवर्ड्स। फाइन, तो इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर में जो अभी मैंने बताया आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो स्टोरेजेस क्रिएट होंगी उसका यूटिलाइजेशन होगा, बिकॉज असेंशियल कमोडिटीज में आप लिमिट जो लगाई हुई थी वो हट गई है। फाइन, साथ ही साथ हमारा जो मार्केट होगा, एग्रीकल्चर मार्केट होगा, वो कॉम्पिटिटिव होगा, सब लोग बेटर प्राइसेस पे, सही प्राइसेस पे सही प्रोड्यूस सेल करने की कोशिश करेंगे, तो इकोनॉमी में ओवरऑल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। साथ ही साथ फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज करेगी अगर उनको इतनी लिबर्टी मिल दी गई है। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, बिकॉज मैंने आपको इस बार लेक्चर में पूरा एग्रीकल्चर फ्रॉम द स्टार्टिंग, इंडिपेंडेंस से पहले से लेकर, जहाँ पे 3 सिस्टम थे, रैयतवारी, महलवारी, जमींदारी, ये तीनों सिस्टम समझाए। फिर मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंस के बाद में हमने ग्रेजुअली किस तरीके से फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमने एग्रीकल्चर में डिफरेंट रिफॉर्म्स ले आए, जहाँ पे हमने लैंड पे हमने जो ओनरशिप थी वो चेंज करी, लैंड सीलिंग चेंज लाए थे उसके बाद। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि टेनेंसी में किस तरीके से चेंजेस हुए थे। फिर हमने देखा कि जब 1965 के आसपास अमेरिका से हमारे पास फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट जो था अमेरिका ने कम कर दिया, तो हमारी नीड फील हुई कि हमें अपने एग्रीकल्चर को चेंजेस करने चाहिए। फिर हम लाए ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर हमने और भी देखा गवर्नमेंट की तरफ कि प्रेजेंटली मार्केटिंग में क्या कमियां रह गई हैं, ई नाम में क्या कमी रह गई है, अब गवर्नमेंट कैसे फार्मर्स को सपोर्ट कर रही है, किस तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में आ रहा है ताकि फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो। तो ये जो मैंने अभी तक आपको बताया, एग्रीकल्चर इज अ ऑलवेज कंटिन्यूसली चेंजिंग कॉन्सेप्ट, हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें आएंगी फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, तो रेगुलरली इसके बारे में अपडेट रखना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो चलिए एंड करते हैं इस लेक्चर को यहाँ पे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक्स। ऑल्सो इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ अस ऑन द so you can call on this number if you want to purchase our UPPC 60 days crash course or UPSC study notes, so you can contact again on this number or you can click on the link in the description box. तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।